सुरेश, कमल और पंकज तीनों ही दिहाड़ी मजदूर थे जो अपना खर्चा चलाने के लिए बहुत ही कम दिहाड़ी पर मजदूरी किया करते और तीनों ही साथ में एक छोटे से किराए के मकान में रहा करते, क्योंकि उनके पास कभी काम होता तो कभी नहीं। एक रोज कमल और पंकज काम से थके हारे आते हैं तो सुरेश पहले से घर पर होता है। अरे सुरेश, आज तो काम से जल्दी कैसे लौट आया? हाँ, मालिक ने कहा है कि अब उन्हें ज्यादा मजदूरों की जरूरत नहीं है। यानी अब तुझे दूसरा काम ढूंढना पड़ेगा? हाँ, ढूंढना तो पड़ेगा, वरना मेरा खर्च कैसे चलेगा? पता नहीं काम मिलेगा या नहीं। अरे सुरेश, ऐसा क्यों कहता है? मैं अपने ठेकेदार से बात करता हूँ, वो जरूर तुझे कहीं ना कहीं काम पर लगा देगा। हाँ, बस एक दिन के जितने पैसे मिले बिना ना नुकुर किए काम कर लेना तू। हाँ कमल भाई, कुछ नहीं से कुछ पैसे आना तो बेहतर है। तुम लोग हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लेकर आता हूँ। आज जल्दी आ गए तो सोचा खाना ही बना लेता हूँ। कुछ ही देर में तीनों खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं तो अपनी दाल चावल और प्याज को देखकर मुंह बनाते हुए कमल कहता है, फिर से वही दाल चावल? अरे कोई सब्जी ही बना लेता है सुरेश। घर में सब्जी के नाम पर आलू भी नहीं है कमल भाई, और वैसे भी जितनी दिहाड़ी हमें मिलती है ना, उसमें हमें ये दाल चावल ही नसीब हो सकते हैं। सच में ना जाने कैसी किस्मत है हमारी, चिकन मटन खाए हुए तो जैसे एक अरसा बीत गया हो ऐसा लगता है। बस बस, जेब में चिल्लर नहीं और चले चिकन मटन का स्वाद लेने। जो पड़ा है थाली में उसको खा लो, कुछ खाओगे तभी सुबह काम करने की ताकत आएगी। सुरेश की बात को सुनकर वही दाल चावल सब खाने लगते हैं। ऐसे ही एक महीना बीत जाता है। तीनों ही बहुत मेहनत से मजदूरी किया करते। एक रोज उनका मकान मालिक किराया लेने आता है और अगले महीने से बढ़ाकर किराया देने की बात भी करता है। तीनों इस बात के खिलाफ थे तो वो कुछ दिनों में ही कमरा खाली करने को कह देता है। क्या मुसीबत है, अब 2 दिन में कहाँ रहने की जगह ढूंढेंगे हम लोग? ढूंढना तो पड़ेगा, वरना ये मकान मालिक तो हमें 2 दिन बाद यहाँ से निकाल देगा। लगता है आजकल दिन ही खराब चल रहे हैं। पहले काम ढूंढो, अब रहने के लिए जगह। तीनों ही बहुत परेशान हो जाते हैं और अगले दिन सुरेश पंकज के साथ किराए पर कमरा ढूंढने के लिए निकल जाता है। लेकिन कमरों का किराया सुनकर ही उनके पसीने छूटने लगते हैं। शाम को वो एक मटन की दुकान के पास आते हैं। भाई साहब, यहाँ पर कोई किराए पे कमरा है क्या? हाँ बिल्कुल है। परिवार के साथ रहोगे या अकेले? ना ही परिवार के साथ और ना ही अकेले, हम 3 लोग रहेंगे बस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 1500 रुपए किराया है कमरे का। 1500 तो बहुत ज्यादा है भाई साहब, थोड़ा कम तो कीजिए। हम लोग बहुत गरीब हैं, महीने का 1000 रुपए ही किराया दे सकते हैं। 1000 रुपए? अरे इतने में तो अच्छी पैंट शर्ट नहीं आती, और तुमको कमरा चाहिए, वो भी किराए पर? नहीं नहीं, इतने कम में तो नहीं रखना मुझे किराएदार। दोनों ही चिंता में पड़ जाते हैं और उस मटन वाले से बार बार किराया कम करने को कहते हैं। तो करीम सोचते हुए दोनों से कहता है, ठीक है, किराया 1000 ही लूंगा, लेकिन इतना कम किराया दोगे तो रोज मेरी दुकान में साफ सफाई करनी पड़ेगी। बोलो मंजूर है तो कल से रहने आ जाना। क्या कहता है पंकज, हाँ कहो कि ना? हाँ कह दे सुरेश भाई, वैसे भी इतने कम किराए में कमरा नहीं मिलेगा, और बात सफाई की है तो एक दिन मिलकर तीनों कर देंगे ना साफ सफाई। पंकज की सहमति से सुरेश करीम को हाँ कर देता है और दोनों ये बात कमल को बताते हैं। और 2 दिन बाद तीनों करीम मटन वाले के यहाँ किराए पर रहने लगते हैं और रात को तीनों में से कोई भी करीम की मटन की दुकान की सफाई कर दिया करता। बात एक रोज की है जब करीम अगले दिन के लिए ताज़ा मटन लाकर दुकान में रख देता है। चलो सुबह का काम अभी हो गया, सही है, अब कल आराम से उठूंगा। करीम मटन को ढककर वहाँ से निकल जाता है। रात को कमल झाड़ू लेकर करीम की दुकान की सफाई कर रहा था तो सफाई करते हुए उसकी नजर एक बर्तन पर जाती है जिसमें मटन रखा था, जिसे देखकर उसके मन में लालच आता है। तभी वो एक पन्नी में कुछ मटन भरकर ले जाता है और अपने कमरे में आकर दोनों को मटन दिखाता है। अरे ये मटन तू कहाँ से लेकर आया? आज तुझे पूरे महीने के पैसे एक साथ ही मिल गए क्या? हाँ, और मटन खरीदने की क्या जरूरत थी? ये तो बहुत महंगा पड़ा होगा तुझे। चुप करो तुम दोनों। अरे ना ही ये मटन मुझे महंगा पड़ा और ना ही मैंने इसके पैसे दिए हैं। मतलब तुझे ये मटन फोकट में मिला है क्या? ऐसा ही समझ ले, ये मटन मैं करीम की दुकान से लाया हूँ, उसने एक बर्तन में रखा हुआ था। यानी तू मटन चोरी करके लाया है? ये तूने ठीक नहीं किया कमल। अरे इतने सारे मटन में से थोड़ा बहुत अगर गायब भी हो गया तो क्या दिक्कत है? और वैसे भी आज बहुत मन हो रहा है मटन खाने का यार। हाँ, अब तू लेकर आया है तो मेरा भी मन कर रहा है खाने का। अरे लेकिन ये ठीक नहीं है। देख, अगर तुझे नहीं खाना है तो तू मत खाना, लेकिन हम तो आज मटन खाने ही वाले हैं। कुछ ही देर में वो दोनों मिलकर मटन चावल तैयार कर लेते हैं, जिसकी खुशबू उसके आस पड़ोस तक फैल जाती है और उनकी पड़ोसन एक औरत से कहती है, सुनीता, ये खुशबू तो मटन की जान पड़ती है।
अरे हाँ हाँ, सही कह रही हो मालती बहन, लगता है किसी के घर पर मटन की दावत चल रही है। अरे दावत से याद आया, करीम भाई के घर पर 3 मजदूर किराए पर आए हैं, जरा उन्हें खाना दे आओ। बेचारे मोहल्ले में नए हैं, पता नहीं खुद से बना भी पाते होंगे कि नहीं। अरे क्या बात है मालती, तुम किसी के बारे में इतना कैसे सोचने लगी? अरे तुम्हें तो कुछ बताना ही बेकार है। मालती अपने घर से खाना लेकर करीम के घर पहुंचती है तो देखती है कि तीनों मजदूर मटन खा रहे थे। अच्छा, तो यहाँ चल रही है मटन की दावत, क्या बात है। आज तुम में से जरूर किसी का जन्मदिन होगा। जन्मदिन? हाँ हाँ हाँ, जन्मदिन है तभी तो मटन खा रहे हैं, वरना तो हम गरीब दाल रोटी में ही खुश रहते हैं। वैसे आप यहाँ अचानक कैसे? अरे वो मैंने सोचा कि तुम तीनों को खाने की जरूरत होगी तो खाना ले आई थी, पर यहाँ तो पहले से ही मटन की दावत चल रही है। कोई बात नहीं, हम आपका लाया हुआ खाना भी खा लेंगे, आपने इतनी प्यार से बनाया होगा। लाइए मुझे दीजिए। कमल मालती के हाथ से खाना ले लेता है और मालती के जाने के बाद तीनों साथ में उस खाने को भी चट कर जाते हैं। अब इस तरह रोज दुकान की सफाई करते हुए तीनों थोड़ा थोड़ा मटन चुरा लिया करते और रोज बनाकर खाते। एक रोज करीम सुबह दुकान पर आता है तो उसे मटन बहुत कम नजर आता है। कल तक तो मटन ठीक ठाक था, अभी ऐसा क्यों लग रहा है कि कम हो गया हो? तभी वहाँ से गुजर रही मालती करीम से कहती है, अरे कैसे हो करीम भाई, और कैसा चल रहा है काम धंधा? ठीक ही चल रहा है मालती बहन, बस महंगाई के कारण मटन के दाम थोड़े और बढ़ गए हैं। अरे क्या बात कर रहे हो करीम भाई, आपके वो 3 मजदूर जो किराए पर आए हैं, जिस दिन से आए हैं मटन बनाते हैं, मुझे तो लगा जरूर मटन सस्ता हो गया होगा। मटन? वो तीनों मटन खा रहे थे? अरे बिल्कुल, एक दिन नहीं, मैंने तो कई दफा उन्हें मटन की दावत को चटकारे लेकर खाते देखा है। अब मैं चलती हूँ, बाजार जाना है। मालती इतना कहकर वहाँ से निकल जाती है। उसके कहने पर करीम को शक होने लगता है। रात को सुरेश उसकी दुकान की सफाई करके रोज की तरह एक पन्नी में मटर लेकर बाहर निकल रहा था। तभी दुकान के बाहर करीम उसे पकड़ लेता है। करीम भाई, आप यहाँ? हाँ, मैं तो गरीब मजदूर मटन खा रहे हैं, वो भी मेरी दुकान से चोरी करके। करीम भाई, वो ऐसा नहीं है, वो तो मैं वो रंगे हाथों पकड़े जाने पर सुरेश के पसीने छूटते हैं। उसी समय वहाँ पर कमल और पंकज आ जाते हैं तो पूरे मोहल्ले के सामने करीम उन तीनों की बहुत बेइज्जती करता है। एक तो कम किराए पर इन जैसों को कमरा दिया, लेकिन ये तो मेरा मटन चुरा कर ही अपने खाने का जुगाड़ करने लगे। ना जाने कैसे बेशर्म लोग हैं। अरे हाय दैया, तभी मैं कहूँ कि ये गरीब मजदूर आखिर रोज रोज मटन खाते कहाँ से है। अरे हाय हाय हाय, इतनी शर्म की बात है। हाय करीम भाई, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। आप जो सजा देंगे हमें मंजूर है, और हम आज के बाद कभी ऐसा नहीं करेंगे। करोगे तो जब तुम यहाँ रहोगे। अभी के अभी अपना बोरिया बिस्तर समेट और निकलो मेरे घर से। तीनों ही हाथ जोड़कर करीम को उन्हें घर से ना निकालने के लिए कहते हैं, लेकिन करीम गुस्से में उनकी एक नहीं सुनता और तीनों रात के समय ही अपना सामान लेकर सड़क पर आ जाते हैं और अपने किए पर उन्हें बहुत पछतावा होता है। राजा एक मेहनती किसान था जो कि अपने खेतों में भिंडी की खेती किया करता। किसानों के खेतों के मुकाबले राजा के खेतों में बहुत अच्छी और बहुत ज्यादा तादाद में भिंडी होती थी। राजा उपजाऊ हुई भिंडी को अच्छे दामों पर बाजार में बेच देता और अपनी पत्नी की मदद से गांव में ही एक ढाबा चलाया करता, जिसमें वो खेतों में उगाई हुई भिंडी से अलग अलग तरह की सब्जियों को बनाकर बेचता। राजा की पत्नी माया बहुत ही अच्छा खाना बनाती थी, इसीलिए उसके बनाए खाने को बिकने में ज्यादा समय भी नहीं लगता था और सभी माया और राजा के ढाबे की खूब तारीफ करते। उन दोनों की ये तरक्की गांव के कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन माया सुबह सुबह ढाबे पर खाना बनाते हुए बोलती है, अरे सुनिए जी, ढाबे में काम ज्यादा हो जाता है, तो क्यों ना हम हमारी मदद के लिए एक नौकर रख लें? क्या जरूरत है, मैं तो तुम्हारी मदद कर ही देता हूँ ना, तो किसी को क्यों रखना है? अरे आपको भी आराम की जरूरत है, आप खेतों में भी अकेले काम करते हैं और फिर ढाबे में भी काम करना पड़ता है। एक आदमी रखने से हमारी मदद हो जाएगी। ठीक है, अगर तुम्हें सही लगता है तो तुम एक महिला को रख लो, ताकि वो ढाबे में तुम्हारी मदद करवा सके और तुम्हारा काम भी हो जाए। अच्छा ठीक है, मैं आज ही हमारी पड़ोस वाली सुषमा से बात करती हूँ, उसे काम की बहुत जरूरत है, क्या पता वो आज ही मान जाए। माया ने अपनी पड़ोसन सुषमा से
काम के लिए पूछा और वो मान गई। अब सुषमा माया के ढाबे को चलाने में उसकी मदद करने लगी, जिससे राजा और माया का काम भी कम हो गया। अब माया अकेले ही ढाबे का सारा काम कर लेती। उनकी तरक्की देखकर कुछ किसान और माया की पड़ोसन श्यामा बहुत जलने लगे और उनको नुकसान पहुंचाने के तरीके खोजने लगे। एक दिन राजा के पड़ोस का हरिया और उसकी पत्नी श्यामा माया के ढाबे पर जाकर माया से बोलती है, अरे क्या बात है माया बहन, तुम तो बड़ी खुश लग रही हो, आजकल काम बहुत अच्छा चलता है का? अरे नहीं, बस मैं तो सुषमा के आने से खुश हूँ, क्योंकि अब काम में मदद हो जाती है तो थोड़ा आराम रहता है। हाँ ये बात तो है, अच्छा किया जो सुषमा बहन को काम पर रख लिए। बेचारी वैसे भी खाना खाने के लिए तरसती रहती है, कम से कम काम के बहाने उनको 2 वक्त की रोटी तो मिलेगी। सुषमा को श्यामा की बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो ढाबे के किचन में जाकर अपनी किस्मत को कोसते हुए रोने लगती है। श्यामा और हरिया वहाँ से चले जाते हैं। अरे देख रहे हो जी, कितने खुश हैं वो लोग। हाँ देख रहा हूँ, पर ये ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगी। अरे ऐसा कैसे होगा, अब क्या करेंगे आप? मैंने 2 लोगों के साथ मिलके इनका इंतजाम कर दिया है, अब तुम बस देखती जाओ। रात होती ही सभी माया, राजा और सुषमा ढाबे का काम खत्म करके अपने अपने घर चले जाते हैं। हरिया अपने कुछ साथी किसानों के साथ मिलकर राजा के खेतों में चला जाता है और वहाँ सबसे छुपकर उसके खेतों में बड़े बड़े चूहे छोड़ देता है, ताकि राजा की सारी फसल खराब हो जाए, और साथ ही कुछ चूहे उसके ढाबे पर भी छोड़ देता है। अगले दिन सुबह जब माया सुषमा के साथ ढाबा खोलने जाती है तो देखती है कि उसके ढाबे में हर जगह चूहे दौड़ रहे थे। ये देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती है और सुषमा बोलती है, अरे माया बहन, अचानक से ढाबे में इतने सारे चूहे कहाँ से आ गए? अरे पता नहीं सुषमा बहन, रात को तो सब ठीक ही था। अब बातें मत करो, जल्दी से सबको भगाओ। अरे पता नहीं क्या खा लिया इन लोगों ने रात भर में। ये चूहे इतने सारे हैं कि हमसे पकड़े नहीं जाएंगे, हमें किसी की मदद लेनी ही पड़ेगी। अरे ठीक कहती हो सुषमा, तुम यहीं रुको, मैं अभी किसी को बुला कर लाती हूँ। माया राजा को बुलाने खेतों पर चली जाती है, जहाँ वो देखती है कि राजा के खेत पूरी तरह से बर्बाद हो चुके थे और राजा अपना सर पकड़े खेतों में बैठकर रो रहा था। माया को समझ नहीं आता कि अचानक से उसके खेत और ढाबे पर इतने चूहे आखिर आए कहाँ से। अरे सुनिए, हमारे ढाबे में बहुत चूहे आ गए हैं, इसलिए मैं आपको बुलाने आई थी, मगर यहाँ तो खेतों पर भी यही हाल है, अब हम क्या करें? तुम यही रुको, मैं चूहे पकड़ने वाले को लेकर आता हूँ। पहले इन्हें भगाते हैं, फिर सोचेंगे ये सब कैसे हुआ और अब क्या करना है। राजा गांव के कुछ लोगों की मदद से चूहों को पकड़ने लगता है, मगर वो इधर उधर भागने लगते हैं और अगल बगल के खेतों में भी फैल जाते हैं, जिससे सबके खेत बर्बाद हो गए। हरिया और श्यामा के खेतों में भी चूहे घुस गए और सारी फसल बर्बाद कर दी। जैसे तैसे सारे चूहों को पकड़कर सभी अपनी किस्मत को कोसते हुए अपने घर चले गए। अब हम क्या करेंगे, सब बर्बाद हो गया, खेत और ढाबा कुछ नहीं बचा। अरे ये सब किसी की साजिश थी, वरना अचानक हमारे खेत और ढाबे में इतने सारे चूहे कैसे आ सकते हैं? जो भी हो, अब नुकसान तो हो ही गया है, अब किया भी क्या जा सकता है। अरे आप चिंता मत कीजिए, हमारा कोई सामान और खेत तो बर्बाद कर सकता है, मगर हमारा हुनर नहीं। हम फिर से सब ठीक कर देंगे, थोड़ा टाइम लगेगा मगर हो जाएगा। माया अगले दिन सुबह सुबह जाकर दुकान से रसोई का सारा सामान खरीद कर लाती है और ढाबे को साफ सुथरा कर सुषमा की मदद से ढाबे को फिर से शुरू करती है। धीरे धीरे ढाबे पर ग्राहक आने शुरू होते हैं। सुषमा भी पूरी मेहनत और मन लगाकर काम करती है। उधर राजा भी अपने खेतों को साफ सुथरा करने लगता है, ताकि फिर से उसमें फसल लगाई जा सके। सभी किसान जिनके खेत चूहों ने खराब कर दिए थे, सभी राजा को देखकर हैरान थे कि ये इतने मुश्किल समय पर भी इतनी शांति और मेहनत से कैसे काम कर रहा है। भाई राजा, तुम इतनी परेशानी में भी शांति से काम कर रहे हो, मेरा तो कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा। समझ नहीं आ रहा कि इस नुकसान की भरपाई कैसे करूं। देखो भैया, अब नुकसान तो जो होना था हो गया, अब बीती बातों को लेकर बैठे रहने से हमारी फसल तो वापस नहीं आ जाएगी, इसीलिए बीती बातों को छोड़कर आगे के बारे में सोचो। हरिया को राजा की बातें सुनकर अपनी गलती का पछतावा होता है, और अगर वो माया और राजा को नुकसान ना पहुंचाने की सोचता तो उनके खेत भी खराब नहीं होते। उन्होंने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली थी। माया भी ढाबे का काम खत्म कर सुषमा को ढाबे पर छोड़कर खुद राजा की मदद करने उसके खेत पर चली जाती है। दोनों मिलकर खेत और ढाबे को पहले की तरह बना देते हैं। बहन माया,
तुमने और भाई साहब ने इतने बड़े नुकसान को झेल कर भी अपनी जिंदगी को फिर से पहले की तरह बना के बहुत ही हिम्मत का काम किया है। हाँ सुषमा बहन, आपने भी तो हमारा कितना साथ दिया। इसके लिए मैं आपका जितना धन्यवाद दूं सब कम है। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलिए। आपने भी तो मेरे बुरे वक्त में मुझे काम देकर मेरी मदद की थी। जब मुझे काम की बहुत जरूरत थी तब आपने मुझे अपने ढाबे में काम दिया था। अरे मिलजुल कर ही तो अपने सुख दुख एक दूसरे के काम आते हैं। अरे श्यामा बहन, आप हमारे यहाँ? बहन, हम तो अपने किए की सजा भुगत ही रहे हैं। सोचा तुमसे खुद चलकर माफी मांग ले, क्योंकि जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं था। अरे माफी किस बात की? जो कुछ हुआ वो बस हमारी बुरी किस्मत थी और कुछ नहीं। नहीं माया बहन, मैंने और हरिया ने तुम्हारे और तुम्हारे पति को परेशान करने की खातिर तुम्हारे खेतों और ढाबे पर चूहों को छोड़ा था, ताकि तुम्हारी सारी फसल बर्बाद हो जाए। हाँ भैया, मगर किस्मत की मार देखो, तुम्हारे साथ साथ उन्होंने हमारी फसल भी खराब कर दी और अब हम खाने खाने को मोहताज हो रहे हैं। आप लोग परेशान मत होइए, आपने अपनी गलती खुद मान ली, इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती। अब ऐसे भी भगवान ने खुद आपको सजा दे दी तो हम कौन होते हैं आपको कुछ और कहने वाले। माया घर में से कुछ पैसे लेकर आती है और श्यामा को देते हुए कहती है, अरे लो श्यामा बहन, ये कुछ पैसे रख लो ताकि आपको अपने खेतों में फिर से उपजाऊ बनाने में मदद हो जाएगी। अरे नहीं बहन, ये ना करो, ऐसा ना करो। मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ, तुम और शर्मिंदा ना करो हमका। नहीं बहन जी, आप इसे कर्ज समझकर रख लीजिए। जब आपके हालात ठीक हो जाएं, तब आप वापस कर देना। हरिया और श्यामा माया की बात मान जाते हैं और उनके दिए पैसों से फिर से अपने खेतों में अनाज उगाते हैं और सब सही होने पर उससे दुगना पैसा उन्हें वापस कर देते हैं। माया भी अपने ढाबे पर बहुत मेहनत और लगन से काम करती है और पहले से अधिक पैसा कमाने लगती है। माया की भिंडी का ढाबा पूरे गांव में मशहूर हो जाता है।